सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय स्ट्रेटेजी। आज हम बढ़ने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। एनवायरमेंटल स्टडीज का एक टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं, डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो यार, कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन की वांट्स को, ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, उसको रिसोर्स कहते हैं। जो ह्यूमन के डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है, जो ह्यूमन के वेलफेयर में हेल्प कर रही है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, anything that can be used to satisfy human needs or help in production is called resource. रिसोर्स जैसे कि एग्जांपल वाटर, लैंड, मिनरल्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ये सारे रिसोर्स हैं। ओके, सो अब है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को हमने बांटा हुआ है, जैसे इनको कैटेगराइज करा हुआ है अलग अलग चीजों में। ठीक है, तो पहले तो ये देख लो, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, वो दोनों तरह के, मतलब जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो दोनों तरीके के होते हैं। नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जो आर्टिफिशियल हैं, मैन मेड, पर वो ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम रिसोर्सेज। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में। तो इसको सबसे पहले हमने डिवाइड करा है दो चीजों में। ठीक है, दो चीजों के बेसिस पर। एक ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कि वो कहाँ से आए हैं, वो ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट रीन्यूएबिलिटी। रीन्यूएबिलिटी, रीन्यूएबिलिटी मतलब कि वो कब तक है, कितने हैं। ठीक है, वो कितनी जल्दी रीजनरेट हो सकते हैं, उसे हम रीन्यूएबिलिटी कहते हैं। तो ओरिजिन के बेसिस पे और ब्रीफ में देखें अगर, तो एक होते हैं लिविंग बायोटिक रिसोर्सेस। बायोटिक रिसोर्सेज मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट हुए हैं। ठीक है, एक होते हैं अबायोटिक। अबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग से एक्सट्रैक्ट हुए हैं। ठीक है, रीन्यूएबिलिटी में भी ऐसे ही दो चीजों में और फर्दर डिवाइड करा गया है। एक होते हैं रीन्यूएबल, जो कि रीजनरेट हो जाते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर रीजनरेट हो जाते हैं। एक होते हैं नॉन रीन्यूएबल, जो लिमिटेड है, उनको रीजनरेट होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, वो होते हैं नॉन रीन्यूएबल। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पढ़ेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक मैंने बताया, बायोटिक कौन से होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव होते हैं। अबायोटिक कौन से होते हैं, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव होते हैं। सो बायोटिक पढ़ते हैं। दीज आर ऑप्टिंग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट, एनिमल। दे इंक्लूड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फिशेस, लाइफ स्टॉक, ह्यूमंस, इसमें सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। लाइफ स्टॉक मतलब कि फार्म एनिमल्स। ओके, दे कैन रिप्रोड्यूस, रीजनरेट नेचुरली, बेसिकली ऑब्वियसली मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सो दे कैन रिप्रोड्यूस इजीली। तो इनकी इतनी ज्यादा टेंशन लेने की हमें जरूरत नहीं होती। एडवांटेजेस की बात करें तो जो हमारे बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं उनके क्या एडवांटेजेस है, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव होते हैं, इनके क्या फायदे हैं। तो ये हमें फ्रूट देते हैं, ये हमें रॉ मटेरियल देते हैं, इनसे मेडिसिन भी बनती हैं। ठीक है, और ये शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे जो प्लांट्स हैं, जो फॉरेस्ट है, वो एनिमल्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। अब इनकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अगर इसको ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया तो उससे डिफॉरेस्टेशन हो सकती है। जैसे हमने फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा, प्लांट्स का बहुत ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया, वुड्स को बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, तो डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी बहुत ज्यादा, और बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी। मतलब एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, इनको हमने बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया, तो बायोडाइवर्सिटी मतलब इनकी जनसंख्या कम हो जाएगी। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और क्या डिसएडवांटेजेस है, कैन अफेक्ट बाय डिसीज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। ऑब्वियसली लिविंग है तो बीमारी वगैरह लग सकती है, उससे ये इफेक्ट कर सकते हैं। अब बायोटिक रिसोर्सेज की बात करें, ए बायोटिक मतलब कि जो नॉन लिविंग थिंग से एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स, सनलाइट, मेटल्स। सो ये कोई भी लिविंग थिंग से नहीं होता, ये नॉन लिविंग थिंग से एक्सट्रैक्ट होते हैं। ये रिप्रोड्यूस या रीजनरेट नहीं कर पाते। जैसे लैंड है, एयर है, अब एयर तो अनलिमिटेड है, देखो। वाटर इज लिमिटेड, मतलब वैसे बहुत ज्यादा है पर पीने के लिए तो कम ही है। मिनरल्स की बात करें तो इसको हम माइन करके एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये अर्थ में से आते हैं और ये लिमिटेड है।
ठीक है, लिमिटेड इन द सेंस अगर हमने एक बारी में सारे मिनरल्स यूज कर लिए तो फिर दोबारा से मिनरल्स को बनने में बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। सनलाइट तो अनलिमिटेड है ही, मेटल वही मिनरल्स वाला हिसाब है। सो ये दे डू नॉट रिप्रोड्यूस और रीजनरेट नेचुरली। एडवांटेजेस, अब इन रिसोर्सेज को यूज करने के फायदे क्या हैं? देखो यार, ये जो है इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए काफी सही एक चीज है। प्रोवाइड रॉ मटेरियल एनर्जी फॉर ह्यूमन यूज, और ये एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कोल वगैरह भी आ जाता है इसमें। कोल वगैरह तो कोल इंडस्ट्रीज के लिए, टेक्नोलॉजी, तो इन सब के लिए ये जरूरी होते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर इसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे और हम इनको खराब कर देंगे। लिमिटेड अवेलेबल है कुछ एरिया में, वैसे तो हर जगह लिमिटेड ही है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। हमने पढ़े थे दो चीजें, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, रिन्यूएबल मतलब कि जो रिप्लेनिश रीजनरेट हो जाते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर। जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, विंड वगैरह और सोलर एनर्जी तो है ही अनलिमिटेड। इसको यूज करने के क्या फायदे हैं कि ये सस्टेनेबल है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ऐसी चीजें जो शॉर्ट पीरियड के अंदर रीजनरेट हो जाती है तो उन्हीं को हमें यूज करना चाहिए क्योंकि वो सस्टेनेबल है, राइट। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अगर हम इसका यूज करेंगे तो नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज जिनको जो खत्म हो जाते हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा हमें। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की बात करें, क्या नुकसान है, तो सम डिपेंड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे सनलाइट और विंड। ये रिसोर्सेज थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि हमारा इसमें रिसोर्सेज में सोलर एनर्जी था तो वो सनलाइट होगी तभी जनरेट होगी। विंड एनर्जी था तो वो विंड होगी जिस जगह, वहां ज्यादा जनरेट होगी। जिस जगह हवा ही नहीं चल रही वहां कहाँ से विंड एनर्जी जनरेट होगी। सो ये थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। रिक्वायर्ड इनिशियल हाई इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, इनको सेटअप करने के लिए इनिशियली बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है इनमें, देन ये स्मूथ फ्लो करते हैं, पर इनिशियली हाई इन्वेस्टमेंट लगती है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो दीज एग्जिस्ट इन लिमिटेड क्वांटिटीज, ये रिसोर्सेज जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में है। नॉन रिन्यूएबल मतलब कि जो जिन्हें रीजनरेट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म और टू रीजनरेट। ठीक है, और टू रीजनरेट। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एडवांटेज, इनको कुछ फायदे भी हैं। देखो, इनको यूज करने से, कोल्स, नेचुरल गैसेस, इन सबको यूज करने से ना बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये इंडस्ट्रियल की बैकबोन है क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। इंडस्ट्रियल फ्यूल वगैरह कहाँ से आएगा, यहीं से आता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉट नॉन सस्टेनेबल है। एक बार यूज करा खत्म, उसको हम जल्दी से रिप्लेस नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कॉज करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी यही है। ठीक है, तो ये काफी, इस मामले में काफी डिसएडवांटेजेस हैं कि, ठीक है। तो ये हमारा होगा रिसोर्सेज के बारे में, हमने बढ़िया तरीके से जान लिया। अब हम देखते हैं आगे कुछ बायोटिक रिसोर्सेज, मेन बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं। ठीक है, सो लिविंग बायोटिक वही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं। सबसे पहला है फॉरेस्ट। लेट्स हैव अ लुक ऑन फॉरेस्ट। यहाँ पे मैं मेजर बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो फॉरेस्ट क्या होता है, एक बहुत लार्ज एरिया जो प्लांट से और ट्रीज से कवर्ड है, उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली सबसे मेन रीजन, ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हमें सांस लेने में मदद करता है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। जो ट्रीज की रूट्स है ना, वो सॉइल को पकड़ के जकड़े रखती हैं जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता। फॉरेस्ट ब्रिंग रेन एंड कीप क्लाइमेट कूल, ये टेम्परेचर मेंटेन रखता है। ठीक है, हमें वुड देता है, मेडिसिन भी आती है, फ्रूट्स, हनी, ये सब चीजें हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, यही चीजें, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, साफ हवा रखना, एनिमल को सपोर्ट करना, एनिमल को शेल्टर प्रोवाइड करना। चार चीजें इसमें तो खुद से बना के भी लिख सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसको यूज करते हैं हम तो बहुत ज्यादा पेड़ काट लेते हैं तो डिफोरेस्टेशन हो जाता है, बाढ़ वगैरह भी आ जाती है यार। ठीक है, और जब हम काटते हैं तो पेड़ ही नहीं रहेंगे तो टेम्परेचर कूल कैसे रहेगा, तो रेनफॉल का भी काफी लॉस होता है और एनिमल भी एक्सटेंट हो जाते हैं बहुत सारे। अब इन चीजों को बचाएं कैसे, हाउ टू सेव? पेड़ लगाओ,
फॉरेस्ट लॉज को फॉलो करो, इलीगल कटिंग मत करो। ठीक है, ये 3 मेन चीजें हैं। हाईलाइट कर देते हैं इनको भी हम, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड हाउ टू सेव। नेक्स्ट है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होता है? एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे घास फूस है, ठीक है। इसमें क्या था, एक बहुत बड़ा एरिया जो जहाँ पे ट्रीज प्लांट्स है, यहाँ पे क्या एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे घास है और थोड़ी बहुत ट्रीज है। इसके भी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड हाउ टू सेव हम आगे देखते हैं। इससे करना था ना, ओके। सो वाई इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है यार? जो हमारी काउ शीप्स होती हैं, ये ग्रेजिंग एनिमल होते हैं, इनको चराने के लिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सॉइल को भी कवर रखती है, तो सॉइल इरोजन नहीं होता, ठीक है। प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग वॉश्ड एंड ब्लो अवे, हेल्प इन स्टोरिंग कार्बन एंड कीप एयर क्लीन। सेम वही है, सिमिलर पॉइंट्स है। एडवांटेजेस क्या है? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इन्हें उगाना, अच्छी खासी ग्रेजिंग हो जाती है, हेल्प सॉइल स्टे फर्टाइल, सॉइल को भी फर्टाइल ये रखती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर एनिमल बहुत ज्यादा ईट टू मच ग्रास, जिसको हम कहते हैं ओवर ग्रेसिंग, तो सॉइल ड्राई हो जाएगी और बंजर बंजर जमीन हो जाएगी। कैसे सेव करें? रोटेट ग्रेजिंग एरिया, एक ही जगह मत चराओ, एक जगह कर लिया अब नेक्स्ट जगह चले जाओ, उसको रीजनरेट होने दो, रीप्लांट करते रहो ग्रास को और उनके ऊपर बिल्डिंग्स मत बनाओ, ठीक है। अब वेटलैंड नेक्स्ट हमारा आ जाता है। वेटलैंड, वेटलैंड क्या होता है? देखो इसको समझना। लो लेइंग एरिया वेयर वाटर स्टे फॉर लॉन्ग टाइम लाइक पॉन्ड्स ऑफ मार्शेस, जैसे कि एक लो लेवल एरिया होता है जहाँ जिसके आसपास पूरे टाइम पानी रहता है, ठीक है। तो वो डेफिनेटली बहुत ही फर्टाइल होगा जब इतना पानी है वहां पे। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्ट लाइक स्पॉन्जेस, सारा एक्स्ट्रा रेन वाटर ये सोक कर लेते हैं, फ्लड आने से ये बचाते हैं। वर्क लाइक नेचुरल फिल्टर, नेचुरल फिल्टर की तरह ये काम करते हैं। प्लांट क्लीन द डर्टी वाटर, होम फॉर बर्ड्स, फ्रॉग, फिशेस, अदर वाइल्ड लाइफ के लिए एक तरीके से ये घर का काम भी करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? फ्लड कंट्रोल करते हैं, साफ पानी देते हैं और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत होती है। डिसएडवांटेजेस, पीपल ड्रेन देम फॉर फार्मिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर लेते हैं, तो एनिमल अपना घर खो देते हैं, ठीक है। कैसे बचाएं? डंपिंग वेस्ट, इन जगहों पे कचरा मत डालो, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करो और जो डैमेज वेस्ट लैंड है उनको रिस्टोर करो। ये हाउ टू सेव है। अब वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। सो ऑल एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट लिविंग फ्रीली इन नेचर, नॉट टैम्ड और फार्म्ड। वाइल्ड लाइफ होते हैं सारे एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट जो नेचर में फ्रीली रह रहे हैं, ठीक है, जिनको पाला वाला नहीं हुआ, डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं आते इसमें। क्यों इंपॉर्टेंट है यार? देखो ये फूड चेन को बैलेंस रखते हैं। टाइगर जो है डियर की पॉपुलेशन को कंट्रोल रखता है, तो ऐसे ही एक दूसरे की पॉपुलेशन को कंट्रोल रखते हैं, तो ये फूड चेन को बैलेंस रखते हैं। मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स आर यूज फॉर मेडिसिन एंड रिसर्च, इन पे मेडिसिन बनती हैं, रिसर्च होती है। टूरिज्म और एजुकेशन में काफी काम आता है। एडवांटेजेस की बात करें तो मेंटेन नेचुरल बैलेंस, कल्चर एंड इकोनॉमिक वैल्यूज ही मेंटेन करके रखते हैं कि एक हर एक कंट्री का एक नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, नेशनल ट्री, ये सब होते हैं ना। सो दैट्स हाउ दे कंट्रीब्यूट इन कल्चर एंड इकोनॉमिक वैल्यूज। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हंटिंग, कटिंग फॉरेस्ट एंड पॉल्यूशन इन स्पीशीज को खत्म करते जा रहे हैं, इनका हंट हो रहा है, फॉरेस्ट काट रहे हैं तो घर खत्म, घर ही नहीं है तो रहे कहाँ, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये स्पीशीज जो है, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है, बहुत सारी एक्सटेंड मतलब कि खत्म होती जा रही है। इनको बचाएं कैसे? नेशनल पार्क्स बनाओ इनके लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाओ, ठीक है, इलीगल हंटिंग को पनिश करो, स्ट्रिक्ट लॉस लाओ। अब नेक्स्ट हमारा aquatic resources, पानी वाले resources, resources found in water, rivers, lake, ponds, fresh water, oceans, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है यार? पानी से हमें कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं? हमें फिशेस मिल जाती है, हमें सॉल्ट्स मिल जाते हैं, पर्ल्स मिल जाते हैं, एनर्जी मिल जाती है, वाटर एनर्जी, राइट। ड्रिंकिंग वाटर ये प्रोवाइड करते हैं, क्रॉप्स के लिए पानी ये प्रोवाइड करते हैं। ओशन कंट्रोल, अर्थ टेम्परेचर को मेंटेन कौन रखता है? ओशंस रखते हैं। एडवांटेजेस क्या है? कि ये रिन्यूएबल है, सपोर्ट फिशिंग एंड ट्रेड। डिसएडवांटेजेस क्या है? वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, यही डंप करते हैं प्लास्टिक वेस्ट और सब कुछ, और ओवर फिशिंग जब हम कर लेते हैं बहुत ज्यादा, तो एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल है। कैसे बचाएं? डंप मत करो यार, सबसे पहला क्या था? वाटर पॉल्यूशन, तो वेस्ट मत डंप करो, प्लास्टिक वेस्ट मत डंप करो, पानी बचाओ और सस्टेनेबल फिशिंग करो।
ठीक है, ताकि एक्वेटिक लाइफ हार्म ना हो। अब आ जाते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। अभी तक बायोटिक के मेन पढ़ लिया, अबायोटिक के मतलब कि जो नॉन लिविंग से एक्सट्रैक्ट होते हैं ऐसे रिसोर्सेज, उनके मेन पढ़ लेते हैं। तो इनके मेन क्या है? एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स। ओके, तो ये तो पता ही होंगे। हवा हमें सांस लेती है, पानी हमें पीने के लिए मिलता है, फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है, सोलर पावर प्रोवाइड करती है। मिनरल्स की बात करें तो मशीन्स, ज्वेलरीज और फ्यूल्स इन सब में यूज हो जाते हैं। एडवांटेजेस क्या है? देखो, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनसे चल रही है, सारी इंडस्ट्रीज इनसे चल रही है। डिसएडवांटेजेस क्या है? ये बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं हम इनका, और बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं इनको। कैसे बच जाए? इनका यूज करो संभाल कर, पॉल्यूशन कम करो और चीजों को रिसाइकल करो। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एबायोटिक की बात। अब ये लास्ट में फटाफट से एक क्विक टेबल है, इसको देख लेते हैं। तो बेसिस, ओरिजिन मतलब कि चीजें कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। बायोटिक रिसोर्सेस लिविंग ऑर्गेनिज्म से, अबायोटिक नॉन लिविंग से, रीन्यूएबल जो कैन बी रिप्लेस्ड नेचुरली, जिनको हम नेचुरली रिप्लेस कर सकते हैं। नॉन रीन्यूएबल, इनको हम इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिप्लेस सून। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो लिविंग वाली चीजों में फॉरेस्ट, फिश, एनिमल आ गया। नॉन लिविंग में एयर, वाटर, रॉक्स आ गए। रीन्यूएबल में विंड, सनलाइट, ट्रीज आ गए। नॉन रीन्यूएबल में कोल, ऑयल, गैसेस आ गए। नेचर की बात करें तो बायोटिक रिसोर्सेज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट होते हैं वो ऑर्गेनिक है, उनको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, और एबायोटिक को हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज को हम कहते हैं ये सस्टेनेबल है जी, और नॉन रीन्यूएबल को कहते हैं ये सस्टेनेबल नहीं है, ये एग्जॉस्टेबल है, जो खत्म हो जाएंगे। लाइफ स्पैन की बात करें तो बायोटिक तो दोबारा उग जाएंगे, तो ये तो बायोटिक कैन ग्रो अगेन, दोबारा से उग सकते हैं, लिविंग से होते हैं। अबायोटिक लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो खत्म ही नहीं होते। रिन्यूएबल जो है लिमिट अनलिमिटेड है, अगर इसको मैनेज वे में यूज करें तो। और नॉन रिन्यूएबल तो लिमिटेड क्वांटिटी में है। अब जो है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने में काफी चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, अगर हम ज्यादा पेड़ काट लेंगे तो। वाटर पॉल्यूशन, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर। फ्यूल बर्निंग, क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग आएगी। ओवर पॉपुलेशन, ज्यादा डिमांड होगी पर उन चीजों की सप्लाई तो कम ही रहेगी। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हर चीज की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, पर हम रिसोर्सेज लिमिटेड है यार, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज तो इतने ही है ना, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। सॉइल डिग्रेडेशन, फार्मिंग लैंड पुअर होता चला जाएगा। कंजर्व कैसे करें? प्लांट लगाओ, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करो, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल वाला सिस्टम लगाओ, यूज वाटर केयरफुली, क्रिएट अवेयरनेस एंड फॉलो एनवायरमेंट लॉस। सो ये है हमारे पूरा टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज का, सारी चीजें हमने कवर कर रही है A to Z। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।